E13 हिंदी। इतना समय काम में लगाना अस्वस्थ है सर। एक नर्स ने बिस्तर पर लेटे हुए मरीज को डांटा, लेकिन उसे लापरवाही से सिर हिलाना पड़ा। वह बीमार आदमी को देखकर झुंझला उठी। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके शरीर पर लगे विभिन्न निगरानी उपकरणों, ट्यूबों और सुइयों पर ही नजर डालने की जरूरत थी। फिर भी अपनी निराशाजनक स्थिति के बावजूद वह अपने काम में लगा हुआ था। वह अपने सामने रखे लैपटॉप को बड़ी गंभीरता से देखता रहा, कभी स्क्रॉल करता तो कभी टाइप करता। हर गुजरते सेकंड के साथ उसका चेहरा और भी भयावह और चिंतित होता जा रहा था। अचानक उसके फोन पर एक संदेश की बीप बजी, जिसने उसका ध्यान खींचा। जॉन, ये काम नहीं कर रहा है, इसमें लिखा था। जॉन ने उस संदेश को देखकर नाराजगी जताए अपना फोन बंद कर दिया और उसे अनदेखा कर दिया। फिर उसे दूसरा संदेश मिला। मुझे खेद है, लेकिन हमने सब कुछ आजमा लिया है दोस्त। जॉन को अपने सहकर्मी की निराशावादिता पर हंसी आ गई। तुम्हें पता है कि मैं देख सकता हूं कि तुमने मेरे संदेश पढ़े हैं। मुझे अनदेखा करना बंद करो। समय सीमा समाप्त होने में अब 1 महीना भी नहीं बचा है। हमारे परिणाम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं और निश्चित रूप से वे धनराशियां बिना परिणाम के नहीं आ पाएंगी। सुनो यार, मुझे यकीन है कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स रिसर्च अनुबंध पूरी तरह से रद्द कर देगा। जॉन का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन उसे मानना पड़ा कि उसके शब्दों में सच्चाई थी। उसने अपना फोन बंद कर दिया और बीप की आवाज को अनदेखा करते हुए उदास होकर आहें भरने लगा। क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जो किया जा सके? उन्होंने उस डेटा पर नजर डाली जो उनके सहकर्मी ने उन्हें सुबह भेजा था। परिणाम वास्तव में निराशाजनक थे। ये देखना सुखद नहीं था कि जिस शोध परियोजना पर वह लगभग 10 वर्षों से काम कर रहे थे, वह समाप्त हो गई। उन्होंने अपने सहकर्मियों द्वारा लिखी गई रिपोर्ट और सारांश को लगभग डरते हुए पढ़ा तथा फिर हिम्मत जुटाकर उसे पढ़ा। इस अध्ययन का लक्ष्य प्रोजेक्ट वाटर और वेरिएबल ऑब्जेक्टिव इनवर्स डिडक्शन एल्गोरिदम वॉइड एल्गोरिदम की व्यवहार्यता को एक लागू लड़ाकू प्रणाली के रूप में सत्यापित करना था। प्रचलित परिकल्पना ये थी कि वॉइड एल्गोरिदम एक इंसान के लिए यूएफसी सेटिंग में सफलता की उच्च दर हासिल करने के लिए सीखने और लागू करने के लिए बहुत अधिक डेटा गहन था। हमने यूएफसी नियमों के तहत 100 मैचों के दिए गए सामान्य वितरण की जीत एक्स की औसत संख्या की वृद्धि दर से मापी गई लड़ाकू कौशल की वृद्धि दर पर अनुभवजन्य डेटा एकत्र करके इस परिकल्पना की पुष्टि या खंडन करने का प्रयास किया। हमने सभी चयापचय और भौतिक चर को नियंत्रित किया और एक यूएफसी सेटिंग में वॉइड एल्गोरिदम के अनुप्रयोग की सफलता की संभावना के लिए एक मॉडल बनाया है। डेटा एकत्र करने की 3 साल की अवधि के बाद हमने अध्ययन का निष्कर्ष निकाला। डेटा स्पष्ट है। वॉइड एल्गोरिदम एक व्यवहार्य लड़ाकू लड़ाई शैली नहीं है। हमने देखा कि वॉइड एल्गोरिदम के साथ प्रशिक्षण में लड़ाकू कौशल में वृद्धि की दर औसत पंजीकृत एमएमए जिम में वृद्धि की दर से कम है। कॉम्बैट स्पोर्ट्स रिसर्च कंपनी के डेटा बैंक में मौजूदा डेटा सभी सेटिंग्स के तहत सभी मापदंडों के लिए हमारे परिणामों को और सत्यापित करता है। हम सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रोजेक्ट वाटर और वॉइड एल्गोरिदम असफल है। उसे पढ़ने से पहले ही पता था कि इसमें क्या लिखा होगा, लेकिन पढ़ना बहुत दर्दनाक था। जब उसके सहकर्मी बेरहमी से बता रहे थे कि उसके सपने क्यों विफल हो गए, तो उसे लगा कि उसका दिल टूट गया है। उसने लैपटॉप बंद कर दिया। अब वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह जो तनाव और निराशा महसूस कर रहा था, उससे उसका अस्थमा बढ़ रहा था। वह सांस लेने के लिए हौंफ रहा था जब उसने अपनी मेज के बगल में अलमारी में अपने आदर्श ब्रूस ली की तस्वीर देखी। मुझे खेद है, मुझे लगता है मैं पानी नहीं बन सकता, उसने धीरे से कहा। प्रोजेक्ट वाटर उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसमें ब्रूस ली के मार्शल दर्शन को मूर्त रूप देने वाली एक व्यवस्थित लड़ाई शैली तैयार करना था। वह एक व्यवस्थित और सामान्यीकृत लड़ाई शैली बनाना चाहते थे जो किसी भी अन्य लड़ाई शैली के अनुकूल हो सके। ये प्रोजेक्ट वाटर था, यह उनका सपना था। कुछ साल पहले उन्होंने बहुत बड़ी प्रगति और महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की थीं। उनमें से एक था वॉइड एल्गोरिदम, वेरिएबल ऑब्जेक्टिव इनवर्स डिडक्शन एल्गोरिदम या संक्षेप में वॉइड एल्गोरिदम। वॉइड एल्गोरिदम एक व्यवस्थित दृष्टिकोण था जिसके माध्यम से एक लड़ाकू किसी भी लड़ाई शैली को पूरी तरह से अपना सकता था और सिद्धांत रूप में हर बार उसे हरा सकता था। एल्गोरिदम विभिन्न पुनरावृत्तियों और चरणों से गुजरा था। सबसे पहले इसका इस्तेमाल सिर्फ लड़ाकों को संतुलन और सीमा का विश्लेषण करना सिखाना था ताकि वे अपने प्रतिद्वंद्वी के इरादों और चालों का पहले से ही आंशिक रूप से अनुमान लगा सके और फिर कार्रवाई का ऐसा तरीका चुन सके जो उक्त चालों का मुकाबला करने के लिए सबसे उपयुक्त हो। ये वॉइड मार्क आई था, एक प्रोटोटाइप जिसका उद्देश्य अवधारणा का प्रमाण होना था।
प्रारंभिक एल्गोरिथम सफल रहा और इसे यूएफसी और एमएमए में बहुत जल्दी एकीकृत कर दिया गया। जॉन फॉकन ने इस अभूतपूर्व सफलता के कारण बहुत प्रतिष्ठा अर्जित की थी। फिर भी ये संपूर्ण नहीं था, इसमें अनेक खामियां थीं और प्रतियोगियों ने अंततः ऐसी रणनीतियां बना ली जिनसे इसका मुकाबला करने के लिए इसकी कमियों का फायदा उठाया जा सके। फिर भी प्रारंभिक पुनरावृत्ति की सफलता और इसकी उच्च व्यवहार्यता, जिसने शीर्ष एमएमए और यूएफसी सेनानियों को इसे लागू करने की अनुमति दी, ने जॉन को अपने जीवन के बाकी हिस्सों को एक पूर्ण वॉइड एल्गोरिथम बनाने के लिए समर्पित करने का साहस और आत्मविश्वास दिया, जिसका सेनानियों द्वारा व्यवहार्य रूप से उपयोग किया जा सकता था। वॉइड एल्गोरिथम के निम्नलिखित संस्करण अधिक से अधिक परिष्कृत होते गए तथा प्रत्येक बार अधिक से अधिक चरों और मापदंडों को ध्यान में रखा गया। मार्क 2 में सांस लेने की क्षमता का ध्यान रखा गया। मार्क 3 दृष्टि रेखा के लिए जिम्मेदार है। मार्क इव और मांसपेशियों में ऐंठन के लिए जिम्मेदार है। मार्क वी तक एल्गोरिदम बेहद जटिल और परिष्कृत हो गया था। ये शारीरिक और गति पैटर्न को भी ध्यान में रखता था। इसने भारी पैटर्न पहचानों को नियोजित किया, जिससे वॉइड एल्गोरिदम को गहरे और बहुस्तरीय पैटर्न को पहचानने की अनुमति मिली ताकि प्रतिद्वंद्वी की क्रियाओं के क्रमिक पाठ्यक्रम की भविष्यवाणी करने में सक्षम हो सके। इस शोध के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता थी, लेकिन सौभाग्य से उनकी प्रारंभिक सफलता ने उन्हें कॉम्बैट स्पोर्ट्स रिसर्च कंपनी के साथ एक वित्तपोषण अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का अवसर दिया। यह एक विश्व प्रसिद्ध यूएफसी और अनुसंधान तथा डेटा विश्लेषण फर्म है। धन की इस प्रचुर आपूर्ति के कारण प्रोजेक्ट वाटर की अनुसंधान टीम वॉइड एल्गोरिदम का अंतिम संस्करण सफलतापूर्वक बनाने में सफल रही, जो वास्तव में ब्रूस ली के मार्शल दर्शन को मूर्त रूप देता है। अब केवल एक अंतिम चरण बचा था, व्यवहार्यता। अंतिम लक्ष्य ये था कि मनुष्य इस शैली से लड़ सके और जीत सके। इसका अर्थ यह है कि मनुष्यों को वॉइड एल्गोरिदम सीखने और उसे यूएफसी सेटिंग में लागू करने की आवश्यकता होगी। अंततः इसी कारण ये परियोजना खत्म हो गई। रिपोर्ट जो उसने अभी अभी पढ़ी थी, उससे मूल रूप से यह पुष्टि हो गई थी कि उसका प्रोजेक्ट बर्बाद हो चुका है। साधारण मनुष्यों के लिए अपनी सामान्य संज्ञानात्मक क्षमता के साथ इस एल्गोरिदम को मास्टर करना और लागू करना शक्तिशाली नहीं था। मानव मस्तिष्क पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। जॉन ने इस परियोजना को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी निजी संपत्ति का एक एक कतरा इस परियोजना को जारी रखने में लगाया, जब तक कि 2 वर्ष बाद स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनकी मृत्यु नहीं हो गई। रूई झटके से जाग उठी और बेतहाशा सांस लेने के लिए हौंफने लगी। वह भ्रमित होकर चारों ओर देखने लगा, फिर उसे याद आया कि वह कहाँ है। सोचिए कि मैं उस स्मृति का सपना देखूंगा। यह उनका दूसरा सबसे कम पसंदीदा सपना था, उस दिन के सपने के बाद जब उन्हें अस्थमा होने का पता चला था। अपने पिछले जीवन की महत्वाकांक्षाओं के बारे में सोचकर उसका दिल दुखने लगा। उसे ये भी महसूस हुआ कि वह जटिल है। उसका पुनर्जन्म एक ऐसी दुनिया में हुआ था जहां शक्तिशाली सूचना प्रसंस्करण तकनीक नहीं थी जो पृथ्वी पर मौजूद थी। इसके अलावा उसके पास अपनी टीम द्वारा एकत्र किए गए डेटा के समुद्र तक पहुंच नहीं थी। इसका मतलब था कि वॉइड एल्गोरिदम पर वैज्ञानिक तरीके से शोध करना असंभव था। इसके अलावा उसने पहले से ही एक नई महत्वाकांक्षा विकसित कर ली थी। मार्शल स्क्वायर द्वारा एक ही वार से पेड़ के तने को नष्ट करने का दृश्य उसके दिल में गहराई से अंकित हो गया था। वह मार्शल आर्टिस्ट बनने और अपने मार्शल पथ पर चलने और अपनी मार्शल आर्ट को गढ़ने के लिए लगभग कुछ भी त्यागने को तैयार था। लेकिन पिछले जीवन की असफलता की यादों के साथ जीना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? उसने निराशावादी ढंग से बुदबुदाया। ऐसा नहीं है कि मैं इस दुनिया में एक वैज्ञानिक और एक मार्शल आर्टिस्ट दोनों हो सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी तरह अपना जीवन वॉइड एल्गोरिदम विकसित करने और अपना खुद का मार्शल आर्ट विकसित करने पर केंद्रित कर सकता हूँ। उसकी आंखें चौंक कर खुली की खुली रह गईं, जब उसे एक तेज बोध हुआ। उसके दिमाग में हमेशा से ही शोध और मार्शल आर्ट को 2 अलग अलग श्रेणियों में रखा गया था। ये धरती पर सामान्य ज्ञान था। आखिरकार धरती पर एक इंसान के लिए एक ही समय में युद्ध के खेल और शोध के लिए अपना जीवन समर्पित करना असंभव था। मैं दोनों काम अलग अलग नहीं कर सकता, लेकिन अगर वे एक ही हों तो क्या होगा? उसने चौंककर आंखें फैलाते हुए कहा। क्या होगा यदि उनका शोध और मार्शल आर्ट एक ही हो? क्या होगा यदि उसके पिछले जीवन का सपना और वर्तमान जीवन का सपना एक ही हो? क्या होगा यदि उसका मार्शल पथ प्रोजेक्ट वाटर था? रूई का दिल कांप उठा और उसकी सांसें तेज हो गईं।
जवाब बहुत आसान था, लेकिन शोध और युद्ध के खेल के बीच जो गहरा अंतर उसके पिछले जीवन में पैदा हुआ था, उसने उसे यह एहसास करने से रोक दिया कि वे एक ही हो सकते हैं। जो पृथ्वी पर असंभव था, वह गया पर असंभव हो सकता है। रूई ने अपनी आंखें बंद करने से पहले अपनी हथेलियों पर नजर डाली। ये फिट बैठता है, उसे एहसास हुआ। निश्चिंतता की अनुभूतियां वैसी ही थीं जैसी उसके प्रशिक्षकों ने उसे बताई थी। यह मेरा मार्शल पथ है। अगले कुछ दिनों में एक अप्रत्याशित घटना घटी। रूई क्वारिया का अपना लगभग हर पल प्रशिक्षण में बिताने वाला परिचित दृश्य कहीं नजर नहीं आया। प्रशिक्षकों और अन्य एक्सप्लोरर छात्रों को रूई को कहीं न कहीं प्रशिक्षण लेते हुए देखने की आदत हो गई थी। इसलिए जब वह लगभग 48 घंटों तक नहीं दिखा तो वे उत्सुक हो गए। इस प्रशिक्षण के दीवाने एक्सप्लोरर ने प्रशिक्षण क्यों छोड़ दिया? ऐसा नहीं है कि उसने कभी ब्रेक नहीं लिया, लेकिन कभी भी लगातार 2 दिन नहीं लिया। वो बस बहुत ही गंभीर भाव के साथ बैठा हुआ है, अपने विचारों में पूरी तरह से डूबा हुआ है, लेकिन वह ठीक लग रहा है। कैरा, जो उसकी रूममेट थी, ने उन्हें बताया। प्रशिक्षकों ने राहत की सांस ली। वे चिंतित हो गए थे कि पिछले 5 महीनों में अकादमी में शामिल होने के बाद से उनके पागलपन भरे प्रशिक्षण कार्यक्रम ने आखिरकार अपना असर दिखाया है। बेशक ये संभावना अभी भी मौजूद थी, लेकिन कम से कम कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। खोजकर्ताओं के पास अपने शेड्यूल में बहुत ज्यादा स्वतंत्रता थी, इसलिए उन्हें आधिकारिक तौर पर आदेश नहीं दिया जा सकता था या फटकार नहीं लगाई जा सकती थी, लेकिन 2 दिन की छुट्टी अच्छे संकेत नहीं थे। आमतौर पर यह एक क्लासिक संकेत था कि छात्र प्रेरणा खो रहे थे। अकादमी के प्रशिक्षक सोच रहे थे कि कैसे हस्तक्षेप किया जाए, तभी समस्या का समाधान हो गया। एक दिन रूई बाहर चली गई। वह सीधे अपने स्पैरिंग पोशाक के साथ एक्सप्लोरर स्पैरिंग एरेना में चला गया। अकादमी ने एक्सप्लोरर्स के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं किया था, लेकिन इसने निश्चित रूप से साथी एक्सप्लोरर्स के खिलाफ स्पैरिंग सत्र अनिवार्य किया था। आज उन दिनों में से एक था। जब रूई वहां पहुंची तो स्पैरिंग सुपरवाइजर को तुरंत ही उसमें कुछ गड़बड़ नजर आई। पहले रूई स्वभाव से बहुत जिज्ञासु था। इसका एक कारण उसकी खोजी मानसिकता और उसके मार्शल पथ के बारे में अनिश्चितता थी। अचानक लगभग सब कुछ खत्म हो गया। हेड सुपरवाइजर ने इस दृश्य को देखकर अपनी नजरें तेज कर लीं। खुद एक मार्शल अप्रेंटिस होने के नाते वह एक ऐसी घटना को जानता था जो रूई की आभा में आए बदलाव को समझा सकती थी। क्या वह? उसे यकीन नहीं था, लेकिन उसे संदेह था कि रूई ने बाधा पार कर ली है। फिर भी तथ्य यह है कि रूई ने कुछ नहीं कहा था, इसका मतलब था कि वह या तो गलत था या वह ये समझना चाहता है कि जिन लोगों के साथ वह महीनों तक लड़ता रहा है, उनके साथ लड़कर वह कितना आगे बढ़ गया है। किसी भी तरह मुख्य पर्यवेक्षक रूई को बाहर न बुलाने से संतुष्ट था। ठीक है, अपने आप को 2 पंक्तियों में बराबर बराबर बांट लो। हम अब शुरू करेंगे, उन्होंने निर्देश दिया। स्पैरिंग सेशन में छात्रों का एक आधा हिस्सा डिफेंडर के रूप में और दूसरा आधा चैलेंजर के रूप में काम करता था। चैलेंजर लगातार डिफेंडर का सामना करते रहते थे जब तक कि वे जीत नहीं जाते और उनकी जगह नहीं ले लेते। मुख्य पर्यवेक्षक ने जानबूझकर उस समूह को रक्षकों के रूप में नियुक्त किया, जिसका हिस्सा रूई थी, ताकि रूई को लगातार लड़ने का मौका मिले। उन्होंने रूई को अपने पहले प्रतिद्वंद्वी का सामना करने से पहले रिंग में उतरते देखा। शुरू करो, रेफरी ने घोषणा की। दोनों ने एक दूसरे को परखने के लिए इधर उधर कुछ देर तक इधर उधर चक्कर लगाया, इससे पहले कि उसका प्रतिद्वंद्वी आक्रामक रूप से रूई पर टूट पड़ा। रूई धैर्यपूर्वक उसका इंतजार करती रही। बैम बैम बैम। उसके प्रतिद्वंद्वी ने छोटे छोटे जैब फेंके, जिन्हें रूई ने सहजता से रोक दिया। लड़के ने एक शक्तिशाली राउंडहाउस किक मारी, जिसे रूई ने सीमा से बाहर निकलकर टाल दिया। फूम। लड़का तेजी से बैलेंस डायरेक्शन के साथ रूई की ओर बढ़ा। तेजी की वजह से उसे अपने पूरे वजन और गति के साथ सीधा मुक्का मारने का मौका मिला। धमाका। रूई ने अतिशयोक्ति से वापस उड़ान भरी। फिर भी वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया, अपेक्षाकृत शांत दिख रहा था। क्षति शमन, मुख्य पर्यवेक्षक ने नोट किया। क्या हुआ? आज तो तुम बिल्कुल निष्क्रिय हो, उसके प्रतिद्वंद्वी ने पूछा। रूई ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, बस इसकी आदत पड़ रही है। लड़के ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। लेकिन तुम सही हो, मुझे खिलवाड़ करना बंद कर देना चाहिए। उन शब्दों ने लड़के को एक हल्की सी धमकी दी। उसे लगभग उन अप्रेंटिस प्रशिक्षकों की याद आ गई जब वे गुस्सा हो जाते थे। थोड़ा सा। रूई ने संतुलन दिशा का उपयोग करते हुए बड़ी तेजी से उस पर छलांग लगाई।
लड़के ने जल्दी से रूई को मुक्का मारकर रोकने की कोशिश की, लेकिन वह चूक गया क्योंकि रूई रास्ते से हट गई थी। लड़का दूरी कम करना चाहता था, लेकिन अचानक दुनिया उलट गई। बैम! रूई ने उसकी कलाई को सफाई से पकड़ लिया था और उसकी गति को टॉर्क में परिवर्तित कर दिया था, जिससे उसने आसानी से हिप टॉस किया तथा फिर लड़के के चेहरे से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर मुक्का मारा। जब जवाबी हमले की बात आती है तो आप बहुत लापरवाह हो जाते हैं, आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रूई ने शांति से सलाह दी। लड़के ने चौंक कर सिर हिलाया। वह पहले भी रूई से लड़ चुका था, लेकिन वह कभी इतनी आसानी से पराजित नहीं हुआ था। अब हेड सुपरवाइजर को अपने संदेह पर पूरा भरोसा हो गया था। कोई भी व्यक्ति इतना मजबूत नहीं बन सकता कि वह अपने साथियों और बराबर वालों को सिर्फ 2 दिन की छुट्टी की वजह से परेशान कर सके। अगर कुछ भी हो तो उनके स्तर पर ऐसा ब्रेक आपको थोड़ा जंग लगा देगा और इस तरह कमजोर कर देगा। लेकिन रूई अपने साथियों से कहीं बेहतर हो गया था, इतना कि दूसरे छात्रों पर हावी होने के लिए थोड़ा प्रयास भी काफी था। ये केवल मार्शल अप्रेंटिस के दायरे में सफलता के कारण ही हो सकता था। अपने मार्शल पथ की खोज ने आपको उन तकनीकों का उपयोग करने की अनुमति दी जो आपके मार्शल आर्ट का हिस्सा हैं। ये आपके लिए अनुकूल है और इस प्रकार आप इन तकनीकों को बिना पथ के जितना बेहतर तरीके से लागू कर सकते हैं। अपने मार्शल पथ की खोज के कारण आपकी शुद्ध दक्षता बढ़ गई। एक के बाद एक छात्रों ने उन्हें चुनौती दी और एक के बाद एक रूई ने उन्हें आसानी से हरा दिया। हेड सुपरवाइजर को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि रूई की कोई निश्चित शैली नहीं थी। उसकी युद्ध शैली परिवर्तनशील थी, उसने इसे सहजता से बदल दिया। यह एक रूप से दूसरे रूप में प्रवाहित होता था और उस रूप को ग्रहण करता था जो विशेष विरोधियों से निपटने के लिए बेहतर अनुकूल था। इसका कोई मतलब नहीं है, मुख्य पर्यवेक्षक ने बड़बड़ाते हुए कहा। यह आमतौर पर उस स्थिति के विपरीत होता है जब कोई व्यक्ति अपने मार्शल पथ की खोज करता है। आमतौर पर जिन छात्रों ने अपने मार्शल पथ की खोज की, वे लड़ाई की एक शैली से सख्ती से चिपके रहते हैं। चाहे लड़ाई की यह शैली किसी विशेष क्षेत्र या तकनीकों के एक सेट या दोनों के आसपास केंद्रित हो, ऐसा हमेशा होता था। मार्शल अप्रेंटिस वे थे जिन्होंने अपने मार्शल पथ की खोज की और वे उस पर अड़े रहे। फिर भी रूई ने इस पैटर्न को चुनौती दी। एक और बात जिसने उसे आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि रूई ने कितनी जल्दी अपना मार्शल पथ खोज लिया। यह उसकी उम्र के बारे में नहीं था, विशेष रूप से। हालांकि 14 साल की उम्र निस्संदेह प्रभावशाली रूप से कम थी, लेकिन यह असामान्य नहीं था। केन जैसे प्रतिभाशाली लोगों ने 11 साल की उम्र में अपना मार्शल पथ खोज लिया था। चौंकाने वाली बात यह थी कि अन्वेषण चरण शुरू करने के 2 महीने बाद ही उन्होंने अपना मार्शल पथ खोज लिया। अपने मार्शल पथ की खोज करना अपने आप में एक विस्तृत समय लेने वाली यात्रा थी। आमतौर पर छात्रों को अपने दिल की इच्छा को समझने के लिए कम से कम 1 साल की खोज और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। फिर भी किसी तरह रूई ने इसे 1/6 समय में पूरा करने में कामयाबी हासिल की। ये लड़का कब से अपने मार्शल पथ का पीछा कर रहा है, उसने सोचा। यह उनके अनजाने में मार्शल आर्ट और मार्शल आर्ट के लिए उनके जीवन को समर्पित करने के 2 जीवनकाल का परिणाम था। जब कुछ घंटों बाद मुकाबला समाप्त हुआ तो रूई सीधे मुख्य पर्यवेक्षक के पास अपनी सफलता के बारे में बताने गया, लेकिन उसे पता चला कि पर्यवेक्षक को पहले से ही इसकी जानकारी थी। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं ये काम कब से कर रहा हूँ, बेटा? वह हंसा। मैंने एक्सप्लोरर छात्रों के लिए स्पेरिंग सुपरवाइजर के रूप में अपने करियर में अनगिनत बच्चों को अपना मार्शल पाथ खोजते देखा है। हालांकि तुम्हारा मामला कई मायनों में काफी अजीब है, ये सच है। तो अब क्या? रूई ने उत्सुकता से पूछा। मार्शल अप्रेंटिस की सफलता को मुख्य प्रशिक्षकों और पर्यवेक्षकों द्वारा सत्यापित किया जाता है और हम आपके हस्ताक्षरों के साथ कागजी कार्रवाई पूरी करते हैं। एक बार नियत प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आपको निर्देश और एक नई गाइडबुक मिलेगी, वही जो प्रशिक्षुओं को निवेश समारोह के दौरान मिली थी, और आपको प्रशिक्षु छात्रावास में ले जाया जाएगा, उन्होंने बताया। उसके बाद मार्शल स्क्वायर प्रशिक्षक और प्रशिक्षु छात्रों के पर्यवेक्षक कार्यभार संभालेंगे। मैं समझ गया। रूई अपने विचारों में डूब गया। एक आखिरी बात। रूई उत्साहित हुई। मार्शल आर्टिस्ट बनने पर बधाई। अगर कोई इसका हकदार है तो वह आप ही हैं। वह मुस्कुराया। धन्यवाद। रूई मुस्कुराए। आप पहले से ही एक मार्शल अप्रेंटिस हैं, केन ने आश्चर्य से कहा। रूई उसकी प्रतिक्रिया पर हंसी। ये तो अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतिक्रिया है। कोई रास्ता नहीं, आप 2 महीने में ही अन्वेषण चरण तक पहुंच गए। अपना मार्शल पथ खोजना कठिन और थका देने वाला है।
आपको इसे खोजने का मौका पाने के लिए अपना सब कुछ मार्शल आर्ट को समर्पित करना होगा। आपने ये सब कैसे छोड़ दिया? छोड़ो, रूई ने मन ही मन सोचा। मैंने 40 साल तक इसके अलावा कुछ नहीं किया। शायद मैं भाग्यशाली थी। रूई ने वास्तव में यही उत्तर दिया। केन ने उपहास किया। जब मार्शल पथ की खोज की बात आती है तो भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती। या तो आप इसे हासिल करते हैं या नहीं। रूई ने कंधे उचका दिए। उसका सच उजागर करने का कोई इरादा नहीं था। केन को अनुत्तरित प्रश्नों के साथ ही संतोष करना पड़ेगा। वैसे भी मैं तुम्हारे लिए खुश हूं यार। मुझे पता है कि तुमने मार्शल आर्ट में कितना प्रयास और ऊर्जा समर्पित की है और निवेश किया है। केन मुस्कुराया। बधाई हो, तुमने अपने मार्शल पथ पर अपनी यात्रा शुरू कर दी है। इसके लिए धन्यवाद, और आपने जो मदद की उसके लिए भी धन्यवाद, रूई ने जवाब दिया। इसकी चिंता मत करो, केन ने हाथ हिलाया। क्या तुम मुकाबला करना चाहते हो? वास्तव में मैं तुमसे यही पूछने वाला था, रूई ने बताया। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि मैं तुम्हारे मुकाबले कितना अच्छा हूं। केन ने सिर हिलाया। अब तुम आजाद हो। जरूर। रूई को अभी तक अप्रेंटिस छात्रावास में स्थानांतरित नहीं किया गया था। उसने अभी अभी कागजी कार्रवाई पूरी की थी और सीधे केन के पास जाने के लिए निकल पड़ा था। मेरे कागजात अभी तक जमा नहीं हुए हैं, रूई ने कहा। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम अभी भी अप्रेंटिस स्पैरिंग सेंटर में मुकाबला कर सकते हैं। यह कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए। जब उन्होंने वहां मौजूद मार्शल्स को प्रशिक्षक से पूछा तो उसने अपनी बात मान ली। मुझे आपकी सफलता के बारे में सूचित कर दिया गया है, रूई क्वारियर, उसने कहा। हालांकि यह आधिकारिक नहीं है, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। आप तुरंत अप्रेंटिस सुविधाओं और संसाधनों का उपयोग शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद प्रशिक्षक कायरी, केन ने कहा। धन्यवाद प्रशिक्षक, रूई ने कहा। उसने उसे पहचान लिया। वह वही प्रशिक्षक थी जिसके खिलाफ प्रशिक्षुओं ने पिछले दिनों लड़ाई लड़ी थी। वह जाने से पहले सिर हिलाकर बोली। रूई और केन ने रिंग में प्रवेश करने से पहले थोड़ा वार्म अप किया। ठीक है, क्या तुम तैयार हो? केन ने मुस्कुराते हुए पूछा। जब तक मुझे मजबूर न किया जाए, मैं अप्रेंटिस स्तर की तकनीकों का उपयोग नहीं करूंगा, निष्पक्षता से कहूं तो। रूई ने अपना रुख अपनाते हुए सिर हिलाया। चलो शुरू करते हैं। जैसे ही पर्यवेक्षकों ने स्पार शुरू किया, रूई ने बैलेंस डायरेक्शन के साथ केन पर हमला किया ताकि जितना संभव हो सके दूरी कम हो सके। वह अच्छी तरह से जानता था कि केन कितना फिसलन भरा था। केन के पास पहुंचने के बाद उसने कई जैब फेंके। केन ने उन्हें साफ साफ बचा लिया, फिर खुद एक किक मारी। उनके लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात यह रही कि रूई ने बड़ी सफाई और आत्मविश्वास के साथ किक को टाल दिया, जबकि केन ने दूरी कम करने के लिए किक मारी ही थी। वह अचंभित रह गए। फूम। केन बमुश्किल रूई के शक्तिशाली सीधे मुक्के से बच पाए और कुछ कदम पीछे हट गए। उसने आश्चर्य से रूई की ओर देखा। तुमने ये कैसे किया? केन ने आश्चर्य से पूछा। क्या ये तुम्हारा मार्शल पथ है? रूई ने मुस्कुराते हुए कहा। वह केवल भविष्यवाणी और जवाबी चालों की रेंज बैलेंस प्रणाली को आंशिक रूप से लागू कर रहा था। यह मार्क-आई वॉइड एल्गोरिथम था। हाँ, यह मेरा मार्शल पथ है। रूई ने केन पर फिर से हमला किया। उसे क्लीन हिट देने का दृढ़ निश्चय था। उसने अपनी गति को अधिकतम करने के लिए बैलेंस डायरेक्शन और हार्मोनिक ब्रीदिंग दोनों का इस्तेमाल किया। एक बार जब वह स्ट्राइकिंग रेंज में पहुंच गया तो उसने कोलिजन ऑप्टिमाइजेशन के साथ कई जैब फेंके। केन ने उन सभी को उल्लेखनीय चपलता के साथ चकमा दिया। वह इस बात से सावधान हो गया था कि कैसे रूई ने लापरवाही से उसके हमले को टाल दिया और लगभग उस पर हमला करने में कामयाब हो गया। यह एक चकमा देने वाले पैंतरेबाजी के रूप में उसके गौरव के लिए एक झटका था। उसने पीछे हटना बंद करने का फैसला किया और कई एक्सप्लोरेशन स्तर की पैंतरेबाजी तकनीकों का इस्तेमाल किया। रूई द्वारा फेंकी गई प्रत्येक स्ट्राइक केन से चूक गई। वह अप्रेंटिस स्तर की तकनीकों से हटकर लगभग सभी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है। केन को देखकर रूई आश्चर्यचकित हो गया। उसने उनमें से कई तकनीकों को पहचान भी लिया था, क्योंकि वह अप्रेंटिस डेटाबेस ब्राउज करते समय उनसे टकराया था। बैलेंस डायरेक्शन के अलावा केन फिंच शिफ्ट और एक्सेस ऑसिलेशन का इस्तेमाल कर रहे थे। पहला एक पैंतरेबाजी तकनीक थी जो गुरुत्वाकर्षण के केंद्र में यथार्थवादी बदलावों का उपयोग करके फिंच की गुणवत्ता में सुधार करती थी, जबकि दूसरा एक ऐसी तकनीक थी जो उपयोगकर्ता को गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की धुरी को कम से कम स्थानांतरित करके बिना पीछे धकेले हमलों से बचने की अनुमति देती थी, जबकि मूल स्थिति में वापस लौटते समय हमले से बचने के लिए प्रबंधित किया जा सकता था।
इन सब के संयोजन से केन को हर प्रहार से बचने में सहायता मिली, जबकि रूई को उसे पीछे धकेलने और घेरने की अनुमति नहीं मिली। बैम! रूई ने मुंह बनाया। केन ने मौके का फायदा उठाया और रूई के वार से बचते हुए पेट पर जोरदार किक मारी। मार्क आई वॉइड एल्गोरिदम की सीमाएं छोटी नहीं थी। केन जैसे अनुभवी बचावकर्ता केवल अन्वेषण तकनीकों की दक्षता और उपयोगिता से ही उनकी लड़ाई की शैली को मात दे सकते थे। अप्रेंटिस स्तर की तकनीकों की तो बात ही छोड़िए। एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि रूई को ये तकनीकें केवल 2 महीने पहले से ही पता थी। वह मार्क आई एल्गोरिदम का इस्तेमाल भी बहुत लंबे समय से नहीं कर रहा था। वह तकनीकों के किसी भी सेट का इस्तेमाल करने का आदी नहीं था, जबकि केन अब कई सालों से उनका इस्तेमाल कर रहा था। अनुभव में अंतर को आसानी से दूर नहीं किया जा सकता था, अपने शक्तिशाली मार्शल पाथ के साथ भी नहीं। हालांकि वॉइड एल्गोरिदम की प्रकृति उपयोगकर्ता को अनुकूलन और विकास की अनुमति देना था। हालांकि रूई कठोर और अनुभवहीन था, फिर भी वह अपनी टाइमिंग में सुधार करने में सक्षम था, क्योंकि वह केन की लड़ाई शैली के साथ अधिक से अधिक अभ्यस्त और सहज हो गया था। बैम! फूम! थ्वैकन ओ वेल बी जान .सी ओम। वूश! रिंग में हमलों और युद्धाभ्यासों की झड़ी लग गई। कई दर्शक इस तीव्र लड़ाई में खो गए। 1 घंटा बीतने के साथ ही लड़ाई की तीव्रता बढ़ गई थी। रूई की टाइमिंग, समन्वय और प्रतिक्रिया समय में सुधार हो रहा था, जबकि केन अपनी गति और कौशल का पूरा उपयोग करते हुए अधिक से अधिक गंभीर होता जा रहा था। कोई भी पक्ष हारने को तैयार नहीं था। हड़ताल, चकमा, लात मारना, बचाव, चकमा। कुछ समय के लिए दर्शकों के लिए ये समझना मुश्किल था कि किसका पलड़ा भारी है। केन की सबसे बड़ी खूबियां उसकी बेहतर गति, चपलता और चालबाजी थी। फिर भी किसी अजीब कारण से कम गति और गतिशीलता होने के बावजूद रूई किसी तरह स्पष्ट रूप से बराबरी कर रहा था। दर्शक इस पर अपनी उंगलियां नहीं डाल पा रहे थे। यहां तक कि मार्शल स्क्वॉय कायरी भी इस दृश्य को देखकर भौंचक्के रह गए। रूई की हरकतों की स्थिति और समय, उसके निर्णय की सटीकता और सामरिक दृष्टिकोण किसी तरह स्थिति के अनुकूल इतने अच्छे से चुने गए थे कि उन्होंने केन के स्वाभाविक लाभ को काफी हद तक कम कर दिया। केन की चालें तेज हैं, लेकिन रूई की चालें बेहतर स्थान पर और बेहतर समय पर हैं। उसने अपनी नजर रूई पर केंद्रित कर ली। वो हर बार देख सकती थी कि केन कब आगे बढ़ता है। रूई केन के आगे बढ़ने के तुरंत बाद आगे बढ़ती है और केन की हरकतों के हिसाब से सही तरीके से आगे बढ़ती है। अगर केन हमला करना शुरू करता है तो केन के हमला शुरू करने के तुरंत बाद रूई चकमा देना शुरू कर देती है। वह आते ही हमलों पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। वह केन द्वारा हमले शुरू करने से पहले ही आंशिक रूप से उनका अनुमान लगा रहा है, जिससे उसे पहले प्रतिक्रिया करने का मौका मिल रहा है। उसे एहसास हुआ, लेकिन इस स्तर की दूरदर्शिता किसी ऐसे व्यक्ति में असंभव होनी चाहिए जो अभी अभी प्रशिक्षु स्तर तक पहुंचा हो। उसे समझ में नहीं आया कि रूई इतने उच्च स्तरीय निर्णय लेने में कैसे सक्षम थी। इसके अलावा वह देख सकती थी कि उसकी कार्यशैली में बदलाव हो रहा था, अचानक अंतराल पर नहीं बल्कि लगभग सहजता से। हर मिनट वह अपने लड़ने के तरीके में थोड़ा बदलाव करता था। इन बदलावों ने उसके काम करने के तरीके को केन से निपटने के लिए और अधिक अनुकूल बना दिया। वह लगभग देख सकती थी कि उसकी लड़ाई की शैली सहजता से आकार ले रही थी और केन का मुकाबला करने के लिए युद्ध की एक बेहतर और अधिक उपयुक्त शैली में बदल रही थी। लगभग पानी जैसा। लड़ाई की तीव्रता चरम पर थी। हवा में तनाव इतना था कि कोई उसे चाकू से काट सकता था। दोनों लड़के पूरी तरह से एकाग्र थे। उनके दिमाग का हर कतरा उनकी लड़ाई में लगा हुआ था। उनकी लड़ाई ने देखने वालों पर जादू कर दिया था, उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया था। वे लगभग चाहते थे कि यह कभी खत्म न हो। फिर भी इस ब्रह्मांड में सभी अच्छी चीजें खत्म हो गईं। बैम! केन ने रूई के डायाफ्राम पर जोरदार प्रहार किया। वह आसानी से रूई के मुके के नीचे से निकल गया और उसके पेट पर सबसे शक्तिशाली हमला किया। रूई बेहोश होकर गिर पड़ा, सांस लेने के लिए हौंफने लगा। सदमे के कारण उसका डायाफ्राम कुछ सेकंड के लिए जम गया, फिर वह सामान्य हो गया। दोनों पसीने से तरबतर थे और हौंफ रहे थे, फिर भी विजेता स्पष्ट था। चलो, हौंफते हुए इसे दिन का अंत मान लेते हैं, रूई ने हौंफते हुए कहा। जैसा कि उम्मीद थी, अप्रेंटिस स्तर की तकनीकों के बिना भी आप अभी भी बेहद मजबूत हैं। रूई ने अपनी सांसों को इकट्ठा करते हुए कांपते हुए हंसा। केन ने अपना सिर हिलाया। आपकी विकास दर हास्यास्पद है, गंभीरता से आप अद्भुत हैं। मैं आपके साथ ईमानदार रहूंगा, मुझे नहीं लगता था कि आप मुझे इतना आगे धकेल सकते हैं यार। केन ने ईमानदारी से तारीफ की। आपने प्रशिक्षु स्तर की कोई तकनीक का उपयोग नहीं किया।
रूई ने हंसते हुए कहा, मैं कसम खाता हूं कि मैं बहुत करीब आ गया था। मुझे नहीं पता कि तुमने क्या किया, लेकिन तुमने मुझे कई बार बहुत डरा दिया। धन्यवाद यार। रूई ने इन शब्दों को महत्व दिया, खासकर जब ये केन से आए। आपकी लड़ाई की शैली शुरू से अंत तक बहुत बदल गई। क्या यह आपके मार्शल पद से संबंधित है? केन ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा। रूई ने सिर हिलाया। मुझे उठने में मदद करो, मैं वापस आते समय तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। अनुकूली विकास। केन ने असमंजस में अपना सिर झुकाया। हाँ, मेरी मार्शल आर्ट मेरे प्रतिद्वंद्वी की मार्शल आर्ट का मुकाबला करने के लिए अनुकूलित और विकसित होती है, रूई ने समझाया। एक मार्शल आर्ट जो अन्य सभी मार्शल आर्ट के अनुकूल हो। ये बहुत कठिन लगता है, क्या ये संभव भी है? केन ने पूछा। रूई इस सवाल पर चुप रही। संभव हो या न हो, यह मेरा रास्ता है। मैं इसमें जहां तक संभव हो चलूंगा। केन उन शब्दों पर चुप रहा। उसे एहसास हुआ कि खुद को पूरी तरह से उस रास्ते पर समर्पित करने के लिए कितना दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होगी जो शायद एक मृत अंत में समाप्त हो सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि रूई ने अपने मार्शल पथ और अपनी मार्शल आर्ट के बारे में सोचने के लिए 2 दिन लगाए। यह शायद उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था, और यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे हल्के में लिया जा सके। खैर, शुभकामनाएं। हाँ, धन्यवाद। उन्होंने अलग होने से पहले थोड़ी हंसी मजाक की। रूई एक गाइडबुक और अपना कमरा नंबर और चाबियां लेने के लिए प्रशासनिक कमरे में गया। रूई क्वारियर, 1 मिनट। एक कर्मचारी ने एक बॉक्स लेने के लिए हाथ बढ़ाया। ये लो। उसके जाने से पहले उसने कुछ निर्देश और जानकारी दी। जब वह अपने कमरे में पहुंचा और गाइडबुक पढ़ने के लिए बैठा, तभी उसे एहसास हुआ कि प्रशिक्षुओं के लिए चीजें कितनी अलग तरह से काम करती हैं। अरे, हमें अपने कमरे मिल गए। ये तो बढ़िया है। उसने पहले भी टिप्पणी की थी जब उसने चारों ओर देखा। ये निश्चित रूप से उसके पिछले छात्रावास के कमरे से ज्यादा आरामदायक था। सिर्फ रहने की जगह ही अलग नहीं थी, प्रशिक्षुओं को अलग तरह से प्रशिक्षित किया जाता था। सबसे पहले प्रशिक्षु गाइडबुक के माध्यम से उसे जो सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ, वही ये था कि प्रशिक्षु स्तर की तकनीकें मुफ्त नहीं थीं। फाउंडेशन स्टेज की आधारभूत तकनीकें मूल बातों की बिल्कुल बुनियादी बातें थीं। उन्हें तकनीक कहना लगभग अपमानजनक था। अन्वेषण चरण में अधिक मूल्यवान तकनीकें थीं, लेकिन वे अभी भी अकादमी या मार्शल यूनियन के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं थीं। हालांकि प्रशिक्षु स्तर की तकनीकें अलग थीं। वास्तव में उनमें मूल्य और उपयोगिता थी, इसलिए बहुसंख्यकों को योग्यता अर्जित करने की आवश्यकता थी। ये तकनीकें सच्ची मार्शल आर्ट तकनीकें थीं, भले ही वे सबसे निचले मार्शल दायरे की हों। मार्शल अकादमी और विस्तार से मार्शल यूनियन उन्हें मुफ्त में देने के लिए तैयार नहीं थे। प्रशिक्षु के लिए योग्यता अर्जित करने का एकमात्र तरीका योगदान देना या प्रशिक्षु स्तर के मिशन पूरे करना था। प्रशिक्षुओं को अनुभव देने के लिए अनिवार्य मिशन थे। हालांकि अनिवार्य मिशन योग्यता प्रदान नहीं करते थे, केवल स्वैच्छिक रूप से कार्य करने और पाठ्यक्रम गतिविधि के बाहर मिशन पूरा करने से योग्यता प्राप्त होती थी, जिसे तकनीकों के लिए बदला जा सकता था। इसका मतलब है कि अगर छात्रों को अधिक तकनीक चाहिए तो उन्हें अपने आराम क्षेत्र से बाहर जाना होगा। बेशक मार्शल अकादमी बेवकूफ नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि नए प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों के बिना प्रशिक्षु स्तर के मिशन पूरे नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी क्षेत्रों में मूलभूत प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों का एक सेट प्रशिक्षुओं को मुफ्त दिया गया। रूई ने याद करते हुए कहा, ये वही आधारभूत प्रशिक्षु स्तर की तकनीकें होंगी जिनके बारे में केन ने मुझे बताया था जब हम पहली बार अभ्यास कर रहे थे। गाइडबुक के अनुसार आधारशिला से ऊपर की उच्च रैंक वाली तकनीकों के लिए छात्रों को मिशन पूरा करना होगा। रूई को तुरंत ही इस सिस्टम के पीछे कई कारण समझ में आ गए। अप्रेंटिस लेवल की तकनीकें मुफ्त में देने के लिए बहुत कीमती होने के अलावा मार्शल अकादमी कई अप्रेंटिस लेवल मिशन भी पूरे कर सकती थी जो उसे रोजाना मिलते थे। इसके अलावा मार्शल अकादमी का अंतिम लक्ष्य ऐसे मार्शल आर्टिस्ट तैयार करना था जो मिशन को कुशलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम हो। अकादमी के मार्शल प्रशिक्षुओं को कुछ वास्तविक अनुभव प्रदान करना तथा एक मार्शल कलाकार का करियर कैसा होता है, इसकी एक झलक प्रदान करना अंततः इस अंतिम लक्ष्य में बहुत सहायक होगा। यह एक ऐसी नीति थी जिसने एक ही पत्थर से कई पक्षियों को मारा। रूई ने अनुमान लगाया, इनमें से अधिकांश मिशन संभवतः बहुत छोटे पैमाने के होंगे तथा इनमें जोखिम भी कम होगा। मार्शल अकादमी शायद छात्रों को अत्यंत महत्व